हेलो बच्चों, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 2 ऑफ क्लास 11th फिजिक्स यूनिट नंबर 2 दैट इज़ काइनेमेटिक्स। सो कल मैंने आपको पढ़ने के लिए कुछ होमवर्क दिया था। आई एम बिट डिसअपॉइंटेड दैट आई हैव नॉट गॉट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम यू पीपल। सो इट्स फाइन if you people are not eager to learn the new things, that's fine. I will do my part, that is what I will tell what I want to tell you. So let us start today's lecture. तो जो आपने नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत आपको हिंट दे देता हूँ। आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ते तो आपको बहुत मज़ा आता, अच्छा लगता आपको, लेकिन लेट अस स्टार्ट। जो थोड़ा बहुत पार्ट में बताना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मैंने आपको कल पढ़ने को बोला था अबाउट इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, और मैंने बोला था कि आप फाइंड आउट करिएगा दैट अर्थ इज़ इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो जब हम बात करते हैं इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, ये दोनों किसके अंडर आते हैं? दैट कम्स अंडर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैंने आपको कल 3 टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम बताए थे। द फर्स्ट वन इज़ Cartesian, or you can say rectangular coordinate system. Second one is polar or spherical coordinate system, and the third one is that is cylindrical coordinate system. तो पोलर, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वाला पार्ट हम छोड़ के चलते हैं, आपके सिलेबस में नहीं आता। हमारे सिलेबस में क्लास 11th में आता है दैट इज़ रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने आपको कल समझा दिया था किस तरह से हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बता सकते हैं, पता कर सकते हैं वो मोशन में है या रेस्ट में है। Next, Cartesian coordinate system can be subdivided into 2 parts. That is, first one is inertial frame of reference and the second one is non-inertial frame of reference. So first comes, what is inertial frame of reference? What is inertial frame of reference? Any frame of reference which is either at rest or moving with uniform velocity, that is called inertial frame of reference. So what is inertial frame of reference? ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो या तो रेस्ट पे होगी या किसी कांस्टेंट या यू कैन से दैट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, दैट इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम बोल सकते हैं इन सच टाइप ऑफ रेफरेंस ऑफ फ्रेम एक्सेलरेशन इज ऑलवेज जीरो। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमेशा एक्सेलरेशन क्या होगी? दैट इज जीरो। सच टाइप ऑफ रेफरेंस फ्रेम इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है अ ट्रेन मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कोई भी ट्रेन जो किसी हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दैट ट्रेन कैन बी कंसिडर्ड एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस चीज़ के बारे में जो आपको नोट डाउन करना है, दैट इज़ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिनको हम अभी आगे स्टडी करने वाले हैं, दैट कैन बी अप्लाइड हेयर। एक और इम्पॉर्टेंट बात बच्चों, हालांकि जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे वहाँ पे इनर्शियल या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से न्यूमेरिकल नहीं बनता। यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर पूछा जाएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव या थ्योरेटिकल पार्ट पूछा जा सकता है, लेकिन अगर आप नीट जेईई जैसा एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो बच्चों इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो अभी से उनको ट्राई कीजिएगा। किसी को इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना होगा तो प्लीज़ बता देना। नेक्स्ट, कमिंग टू द second part of, or you can say second type of Cartesian coordinate system, that is non-inertial frame of reference. What is this non-inertial frame of reference? Any frame of reference which is accelerated. It means here acceleration is not zero. In this type acceleration can never be zero. Such type of frame of reference is called नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करेगा, देयर इज सम एक्सेलरेशन। सच टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फॉर एग्जांपल, अ बॉल ऑन द फ्लोर ऑफ बस विच इज एट रेस्ट। इनिशियली द बस इज एट रेस्ट एंड द बॉल इज on the bus, that's why you can say that ball is also at rest. Suddenly the bus is accelerated, suddenly the bus starts moving.
with this the ball also start moving. So here the bus can be considered as a non-inertial frame of reference. Here the velocity will not be constant, velocity keeps on changing, so here acceleration will not be zero. Such type of frame of reference is called non-inertial frame of reference. Next important point, Newton's first law of motion cannot be applied here. In the non-inertial frame of reference, Newton's first law of motion cannot be true, it cannot be applied here. And next important point, very important point, which you have to keep it in mind, that rotating reference frames are non-inertial frames of reference. जितनी भी rotating reference frames होंगी that can be considered as non-inertial frames of reference. यहीं से आपको आंसर मिल जाता that Earth is a inertial or non-inertial frame of reference. Since Earth revolves around the Sun and also spins about its own axis, that's why Earth can be considered as non-inertial frames of reference. However, with some considerations, with neglecting some effects, Earth can be considered as inertial frame of reference, but there are some considerations, there are some consideration part which you have to keep in mind. If we apart from those considerations, those special cases, then in actual Earth is a non-inertial frame of reference. Reason: Earth revolves around the Sun and also is spinning about its own axis. That's the example of a rotating reference frame, and we have written here that rotating reference frames are considered as, can be considered as non-inertial frames of reference. So जो अर्थ वाला एग्जाम्पल था ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है. दैट्स ऑल अबाउट इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस. दैट्स लिटिल फास्टर, और यू कैन से मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है. डिटेल में जानना होगा तो बच्चों ज़रूर बताइएगा. इस पर अलग से इनर्शियल नॉन इनर्शियल पे कंप्लीट 1-1.5 घंटे की वीडियो रहेगी, वो हम कवर कर लेंगे. लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो ही वो पॉसिबल है. बिफोर दैट प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. तो बच्चों एक बात और बोलना चाहूँगा कि अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो आपके अंदर वो एक ईगरनेस होनी चाहिए किसी भी चीज़ को जानने के लिए. अगर आप लोग सिर्फ पढ़ना चाहते हैं कि ठीक है सर ने बोला और वो ये हम लर्न कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि फिर आपको साइंस नहीं पढ़नी चाहिए. यू शुड गो टू द आर्ट्स, यू कैन स्टडी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस. दोज आर द थिंग्स जहाँ पे आपको चीज़ों को याद करना है, ज़्यादा समझने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती. आपकी वहाँ पे जो याद करने की कैपेसिटी है वो वहाँ पे ज़्यादा रहती है. लेकिन अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो आपके अंदर वो एक जिसको बोलते हैं ना उतावलापन होना चाहिए किसी भी चीज़ को जानने के लिए, जो मुझे नज़र नहीं आ रहा है. सो अभी भी आपके पास टाइम है. यू शुड कंसिडर योर सेल्फ, अपने आप को अंडर ऑब्जर्वेशन रखिए कि यू रियली वॉन्ट टू स्टडी द साइंस और नॉट. सो इस चीज़ पे ज़रूर गौर कीजिएगा. सो आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ रेस्ट और मोशन. हालांकि ये मैं आपको कल क्लियरली बता चुका हूँ कि कोई बॉडी रेस्ट में कब होगी, कोई बॉडी मोशन में कब होगी. हल्का सा आज और एक बार और रिपीट कर देते हैं. अगर आपसे सिंपली पूछा जाए विदाउट टेलिंग द फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि how can you tell that a body is in motion, or how can you define that a body is in rest. So a body is said to be in motion. हम कब बोलेंगे कि कोई बॉडी मोशन में है? A body is said to be in motion if it changes its position with respect to time. अगर टाइम के साथ किसी बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है, अभी मैं यहाँ पर हूँ, थोड़े टाइम के बाद अगर मेरी पोजीशन कहीं यहाँ पे हो जाती है, इट मीन्स आई एम इन मोशन. सो अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. एंड इसका अपोजिट बिल्कुल क्या होगा, दैट इज़ रेस्ट. इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मैं किसी टाइम पे यहाँ था, थोड़े टाइम के बाद फिर नोटिस किया मैं यहीं पर हूँ, इट मीन्स आई एम एट रेस्ट. So a body is said to be in rest if it does not changes its position with respect to time. That is the simple concept of rest and motion. Next, very important concept of point object. तो जब भी बच्चों हम आगे डेरिवेशन पार्ट करेंगे, हम एक लाइन हमेशा लिखते हैं that consider a point object. What is this point object? जानना बहुत ज़रूरी है. An object is said to be point object. किसी भी ऑब्जेक्ट को point object कब बोला जा सकता है? इफ़ इट कवर्स अ डिस्टेंस मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज. यानी अगर ये अपने साइज के कंपैरिजन में बहुत लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करता है, दैट ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट. इसका मतलब क्या है?
और क्यों पॉइंट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि इसका मतलब ये है कि बच्चों जब भी हम कैलकुलेशन पार्ट करेंगे, मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, फोर्सेस के बारे में कंसीडर करेंगे, जितना भी पार्ट हम आगे फर्दर कंसीडर करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं, वहाँ पर हालांकि फोर्सेस में मास वाला पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन जब हम मोशन की बात करते हैं, चाहे वो मोशन इन 1 डायमेंशन हो, मोशन इन 2D हो या मोशन इन 3D हो, हमारे लिए बॉडी का मास वहाँ पे इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहता जितना उसका कि वो मूव कैसे किया है, कितनी वेलोसिटी से मूव किया, कितनी डिस्टेंस इसने ट्रैवल की, वो इम्पॉर्टेंट रहता है। तो हम इन केसेस में मास को नेग्लेक्ट करके चलते हैं, हम मास को अपनी कैलकुलेशन पार्ट में कंसीडर नहीं करते। दैट्स वाई वी से दोज ऑब्जेक्ट एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। सो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होगा? Any object which travel a very large distance as compared to its own dimensions, as compared to its own size is called point object. For example आपके सामने है aeroplane that is flying from Delhi to USA, that is flying a very large distance. So here aeroplane can be considered as point object. Second one is a train moving over a long distance. For example, a train is moving from Kanyakumari to Kashmir. That train can be considered as point object because that is traveling a very large distance as compared to its own size. Please pause the video to note it down. So coming to the next part, that is टाइप्स ऑफ मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन किस किस टाइप का हो सकता है वो यहाँ पे सारे मैंने लिस्ट आउट किए हैं। द फर्स्ट वन इज़ रेक्टिलिनियर मोशन। एक और चीज़, रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, इसको पढ़ने से पहले जितने भी टाइप के मोशन मैंने यहाँ पे लिखे हैं हर एक को हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो ऐसा मत समझिएगा कि एक एक लाइन लिख दी इससे हमें क्या पता चला कि कौन सा मोशन कैसा होता है। ये आपको सिर्फ एक हिंट है कि कौन सा मोशन किस टाइप का होता है। फर्दर वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दीज टाइप ऑफ मोशंस इन डिटेल। एक कंप्लीट आपकी यूनिट या कंप्लीट चैप्टर्स हैं एक एक के ऊपर, तो इनको डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज दैट इज टाइप ऑफ मोशन में दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन। व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन? नाम से क्लियर है, लीनियर मतलब किसी एक लाइन में होगा। सो इफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। आराम से समझें क्योंकि रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जब उनसे वाइवा में पूछा जाता है दैट डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेक्टिलिनियर एंड द ट्रांसलेटरी मोशन, वो दोनों को एक ही बोलते हैं कि दोनों सेम हैं। दोनों सेम नहीं हैं, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब हम बात करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन की, रेक्टिलिनियर मोशन में हमारे पास बॉडी का मास इंपॉर्टेंट नहीं होता, हम बॉडी को मान के चलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब बॉडी बहुत लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करती है। In this case, point object move in a straight line. So that type of motion is called rectilinear motion. But if we talk about the second type, that is translatory motion. What is translatory motion? When system of particles, here the object is not considered as point object. Here the mass of the object is very important for our calculation purpose. So if a system of particles, or we simply say that object, अब हम यहाँ पे point object ना बोल के हम ओनली बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, दैट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। एक ऐसा पार्टिकल जो बहुत सारे, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है। इफ़ दैट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन दैट मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, उसका मास इंपॉर्टेंट है हमारे कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए। इफ़ सच टाइप ऑफ object move in a straight line, then we say that this is a translatory motion. Third one is circular motion. What is circular motion? If a point object moves in a circle, that type of motion is called circular motion. Very simple. The fourth one is rotational motion. जो डिफरेंस रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी में था वही डिफरेंस सर्कुलर और रोटेशनल में है। इफ़ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मूव इन अ स्ट्रेट लाइन दैट टाइप ऑफ इफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मूव अलोंग अ सर्कल, मूव इन अ सर्कल, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। द फिफ्थ वन इज ऑसिलेटरी मोशन। वी ऑल नो व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन। द टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजिशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। हम सब ने पेंडुलम देखा है, पेंडुलम का मोशन कैसा होता है, दैट इज ऑसिलेटरी। टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मीन पोजिशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। द सिक्स्थ वन इज वाइब्रेटरी मोशन। व्हेन ऑसिलेशंस इज वेरी फास्ट, दैट मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। अगर किसी बच्चे को
ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में डिफरेंस जानना होगा। तो बच्चों एक मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है ऑसिलेशन और वाइब्रेशन के ऊपर, जहाँ पर आपको बहुत आराम से और बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में क्या डिफरेंस है। तो आप ये प्लेलिस्ट में इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट करके एक अलग से फोल्डर होगा, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में जो डिफरेंस है कंप्लीट डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। 15-20 मिनट का वो वीडियो है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से समझिएगा दोनों में क्या डिफरेंस रहता है। अगर चलो पहले एग्जाम्पल से देखते हैं। एक एग्जाम्पल से आपको दोनों डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों समझ आ जाएगा, लेकिन हालांकि आपको बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने हैं, वहाँ पे अगर आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा जाता है तो आपको थोड़ी डिटेल लिखनी होती है। तो डिटेल पे भी जाऊँगा, एक एक चीज़ ध्यान से समझाऊँगा। पहले आप हिंट ले लें कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है क्या, दोनों में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल से स्टार्ट करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं कोई कार है, उसे इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है। किसी कार को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है। तो मान लेते हैं कार यहाँ से इस पॉइंट तक गई, मान लेते हैं यहाँ से गई ये 10 किलोमीटर, फिर यहाँ से गई इस पॉइंट तक 50 किलोमीटर, और यहाँ से वापस आई इस पॉइंट तक, मान लेते हैं दिस इज़ ऑल्सो 10 किलोमीटर। कार को जाना था ए से बी पॉइंट तक, जो कितनी दूर था, विच इज़ एट, मान लेते हैं दिस इज़ एट 60 किलोमीटर। सो ए से बी तक की दूरी थी 60 किलोमीटर, लेकिन कार कैसे चली, पहले ए से सी पॉइंट गई, सी से डी पॉइंट, डी से बी पॉइंट। तो अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशंस, दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। दैट इज ए से बी जाना था, जो बिल्कुल सीधा रास्ता है जाने का, जो बिल्कुल सीधा रास्ता है जाने का। शॉर्टकट कौन सा है ए से बी तक जाने का, ये तो लंबा रास्ता हो गया। ए से बी को जाना हो तो बिल्कुल हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। सो ए से बी का जो शॉर्टेस्ट पाथ है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सो ए से बी तक जाने के लिए हमने क्या किया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, दैट पाथ इज डिस्प्लेसमेंट, दैट ट्रेवल्ड पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक बिल्कुल सीधा रास्ता, एक शॉर्टकट ए से बी पॉइंट तक जाने का, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। पर अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, पहले ए से सी गई 10 किलोमीटर, सी से डी 50 किलोमीटर, टोटल हो गया 60 प्लस 10 70 किलोमीटर। सो दैट 70 किलोमीटर इज कॉल्ड द डिस्टेंस। सो व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। कार एक्चुअल में गई कैसे, ए से सी, सी से डी, डी से बी, तो दैट इज इट्स एक्चुअल पाथ, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। 10 plus 50 plus 10, that is 70 kilometer, is called distance. But if we talk about displacement, displacement is the shortest route that an object can take from A to B, that is 60 kilometers. So here displacement is 60 kilometer, but if we talk about distance, distance is 10 plus 50 plus 10, that is 70 kilometer. This is the shortcut to learn about displacement and distance. Now coming to the all डिटेल्ड पार्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। बच्चों जो मैं बोलता जाऊंगा आप एक एक चीज़ को लिखते चलें अपने कंसिडरेशन पार्ट में कि कंसिडर दिस। हर एक स्टेप जो मैं यहाँ पे बोलता जाऊंगा, मैं यहाँ पे हर एक चीज़ लिखने नहीं जा रहा हूँ। सो आई एम कंसिडरिंग एन ऑब्जेक्ट विच इज़ मूविंग इन स्पेस। वट आई हैव कंसिडर्ड, कंसिडर एनी पॉइंट ऑब्जेक्ट विच इज़ मूविंग इन स्पेस। स्पेस में मूव करने का मतलब क्या है, दैट इज़ all the 3 coordinates of the object is changing। ये मैंने आपको कल बताया था when we have talked about the motion in 3D। motion in 3D को हमने बोला था motion in space। so I am considering an object which is moving in space। if it is moving in space it means it's all the 3 coordinates, that is x coordinate, y coordinate and z coordinate is changing। मान लेते हैं इसका पाथ कैसा है,
लेट पार्टिकल इज मूविंग इन अ पाथ एज शोन इन फिगर, मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। कंसिडर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज ओरिजिन, दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव z एक्सिस। let this is the path of ऑब्जेक्ट कहीं इस रास्ते पर इस तरह से मूव कर रहा है। let कैपिटल I डिनोट्स इट्स इनिशियल पोजीशन, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट इनिशियली I पॉइंट पर था, एंड let F डिनोट्स इट्स फाइनल पोजीशन। let this object has reached from I point to F point in time delta t, किसी टाइम डेल्टा t में ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ पहुँचा है, फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन I टू फाइनल पोजीशन F। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? कंप्लीट डेफिनेशन आपको दे दूंगा, अभी स्टेप वाइज समझें। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। let at I points, let at initial position the coordinates of this object are x1, y1, z1। इनिशियल पोजीशन I पर इस ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? दैट इज x1, y1, z1, एंड लेट at final position its coordinate are x2, y2, z2। सो लेट अस ड्रॉ इनिशियल पोजीशन वेक्टर। मैंने आपको कल बताया था पोजीशन वेक्टर हम कैसे ड्रॉ करते हैं। उस पॉइंट को ओरिजिन के साथ मिला दीजिए, और O से I की तरफ एक एरो ड्रॉ कर दीजिए। दिस डिनोट इनिशियल पोजीशन वेक्टर, दैट इज डिनोटेड बाय R1 के ऊपर आप एरो लगा देंगे। सो ड्रॉ इनिशियल पोजीशन वेक्टर by joining point O to कैपिटल I with एरो। एरो जरूर साथ में ड्रॉ करना है, विद एरो। तो हमने O से I को ज्वाइन किया विद एरो। हेयर R1 वेक्टर रिप्रेजेंट इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। सिमिलरली R2 वेक्टर, सिमिलरली O को F के साथ ज्वाइन करें, विद एरो। दिस विल रिप्रेजेंट फाइनल पोजीशन वेक्टर, नाउ ज्वाइन दिस I विद F। मैंने बात की थी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। तो I से F तक जाने का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? आप क्या करेंगे, I को F के साथ एक स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए विद एरो, एंड रिप्रेजेंट इट विद R वेक्टर। सो दिस R वेक्टर रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हमने क्या किया नेक्स्ट, ज्वाइन I to F with arrow। this R vector denotes displacement vector। डिस्प्लेसमेंट यही हुई शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, I से F तक सीधी लाइन में जाइए, दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो तो हम क्या फाइंड करेंगे, दैट इज दिस R वेक्टर। अगर R वेक्टर हमने फाइंड कर लिया तो हम बता सकते हैं कि इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है। और एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दें, हम हर एक चीज़ को वेक्टर नोटेशन के साथ यहाँ पे नोट कर रहे हैं। हर एक चीज़ के ऊपर
एरो हेड हम लगा रहे हैं, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट के साथ हमें डायरेक्शन भी पता चल रही है कि ऑब्जेक्ट कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है। आई से एफ की तरफ एरो है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम आई टू एफ। इफ एरो वाज फ्रॉम एफ टू आई, अगर एरो एफ से आई की तरफ को होता, इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम एफ टू आई। सो अगर कहीं पे ऐसा आपको लिखा हुआ मिलता है ए बी वेक्टर, इसका मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम ए टू बी। कीप इट इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ए बी क्या है, एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी है, ए बी के ऊपर वेक्टर लगा है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी। इफ समवेयर इज रिटन एज बी ए वेक्टर, इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम बी टू ए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। वेक्टर वाला चैप्टर अभी आगे आना है, वहाँ पे हम डिटेल में इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जो ए बी वेक्टर होता है वो नेगेटिव होता है माइनस बी ए वेक्टर के, तो इस पे हम बात करेंगे जब ये चीज़ हमें आएगी आगे। तो वेक्टर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी टेंशन ना लें। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ए बी वेक्टर का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम ए टू बी। अगर कहीं पे बी ए लिखा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम बी टू ए। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने यहाँ पे बात की कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी हो, डिस्प्लेसमेंट हमें पता चल गई क्या होगी, आई से एफ तक बिल्कुल सीधे रास्ते में चलें, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। हियर वी हैव रिप्रेजेंटेड दैट विद कैपिटल आर वेक्टर। सो फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अब आप बोलेंगे ये हमने नहीं पढ़ा है बच्चों, इसके बारे में हम जो वेक्टर वाला चैप्टर है वहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। अभी जितना आपके ज़रूरी है उतना समझ लें। सो टू फाइंड दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, टू फाइंड displacement vector use triangle law of vector addition क्या बोलता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम है उन दोनों का सम तीसरा जिसकी डायरेक्शन अपोजिट है उसके रिजल्टेंट के इक्वल होता है। अगर आप यहाँ पे देखें O से R1, O से I तक और I से F तक एरो की डायरेक्शन कैसे है, O से I से F, और फिर जो O से F है वो इनके अपोजिट है। तो लिखेंगे कैसे फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, डिटेल में हम बात करेंगे व्हेन वी स्टडी द चैप्टर वेक्टर्स। यहाँ पे R1 ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, R1 वेक्टर प्लस दिस R वेक्टर किसके इक्वल होता है, दिस R2 वेक्टर। दिस इज द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। R1 प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू द रिजल्टेंट दैट इज R2 वेक्टर। फ्रॉम हियर दिस R वेक्टर कैन बी कैलकुलेटेड एज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। This we have to find, this is the displacement vector. In this way we calculate displacement vector. अगर हमें r की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी हो, we can also do that. कल आपको सिखाया था कि हम r1 कैसे लिखते हैं। R1 can be written as R1 vector can be written as x1 I cap, कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 I cap प्लस y1 j cap प्लस z1 k cap। सिमिलरली R2 vector can be written as, कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2, सो x2 I cap प्लस y2 j cap प्लस z2 k cap। Put in equation number 1, put in equation number 1, what we get, r vector is equal to R2 vector, that is x2 I cap plus y2 j cap plus z2 k cap minus x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap। I दोनों में कॉमन, इट विल बिकम
x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप. दिस इज r वेक्टर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. सो दिस इज हाउ वी राइट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ये है जहाँ पे आपको डायरेक्शन पता चल रही है. इफ़ वी टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना. इन मैग्नीट्यूड दिस आर वेक्टर, मैग्नीट्यूड हम लिखते हैं इस तरह से, आर वेक्टर के साथ आप दो पैरेलल लाइंस लगा दें. इसका मतलब है इसका मैग्नीट्यूड एंड इट इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर अंडर रूट. और आई होप आपने अगर डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है तो डिस्टेंस फार्मूला कुछ इसी तरह का होता है. तो ये हमने वेक्टर नोटेशन से यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया. मैग्नीट्यूड आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर अंडर रूट. प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. दिस इज़ कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट इन 3 डायमेंशन. ये हमने कंप्लीट बात की है 3 डायमेंशन में. बट इफ़ यू टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट इन 1 डायमेंशन, इसका मीनिंग क्या है. डिस्प्लेसमेंट इन 1 डायमेंशन का मतलब है कि ओनली 1 कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. या तो वो x कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, या सिर्फ y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, या सिर्फ z कोऑर्डिनेट चेंज होगा. इफ़ अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और आपने नोट डाउन कर लिया होगा. आराम से समझें. फिर इसकी डेफिनेशन पे भी आते हैं, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पे भी आते हैं, डिफ्रेंशिएट भी करेंगे इसको डिस्टेंस के साथ. सो इफ़ आई टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट इन 1D, डिस्प्लेसमेंट इन 1D का मतलब है ओनली 1 कोऑर्डिनेट चेंजिंग. ये आपको कल भी समझाया था. ओनली 1 कोऑर्डिनेट चेंजिंग. मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ लेट x कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग. अगर सिर्फ x कोऑर्डिनेट ही चेंज हो रहा है, इसका मतलब y1 एज इट इज़ रहेगा, y1 ही रहेगा, z1 ही रहेगा. इसका मतलब r वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब r वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा. ये दोनों तो चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये सब जीरो हो जाएंगे. हमारे पास बचेगा सिर्फ x2 माइनस x1 इंटू आई कैप. इफ़ वी टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड, दिस r वेक्टर मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट. बाकी सब जीरो हो जाएगा, अंडर रूट से कैंसल, x2 माइनस x1. तो आप ऐसे ही पढ़ते होंगे डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन. दैट इज़, अब मैं इसे मिटा देता हूँ. इफ़ y कोऑर्डिनेट अगर चेंज होता तो हम लिखते y2 माइनस y1. अगर z कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा होता तो हम सिर्फ लिखते z2 माइनस z1 इंटू के कैप. मैग्नीट्यूड आ जाता z1 माइनस z2 माइनस z1. सो फ्रॉम हेयर बहुत डिटेल में आपको डिस्प्लेसमेंट समझा दिया. अगर एग्ज़ाम में डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिटेल आती है तो आप ये कंप्लीट लिख सकते हैं. सो डिस्प्लेसमेंट को आप और क्या बोल सकते हो, जो हम पढ़ते भी हैं, डिस्प्लेसमेंट इज़ द फाइनल पोजीशन. x2 इज़ द फाइनल पोजीशन, x1 इज़ द इनिशियल पोजीशन. सो फाइनल पोजीशन माइनस initial position. So what is displacement? Displacement is the final position minus initial position. बट कब, जब हम बात कर रहे हैं 1 डायमेंशन की. जब हम 3D की बात करेंगे तो वो कंप्लीट आपके सामने इक्वेशन थी. वो अगर हम 1D की बात करें तो हमारे पास या तो x2 माइनस x1 होगा, या y2 माइनस y1 होगा. मैं साथ में वो भी लिख देता हूँ. या तो ये होगा,
या आपको ये मिलेगा या आपको ये मिलेगा। अब डिपेंड करता है कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तीनों में से कोई एक होगा, सारे के सारे एक साथ नहीं होंगे। दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन वन डायमेंशन, दैट इज ओनली वन कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। दिस इज द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इन वन डायमेंशन। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हमसे पूछ लिया जाए इसकी डेफिनेशन अगर हमें लिखनी हो अब, तो डिस्प्लेसमेंट को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। This is one definition, or you can say that, or displacement is the change in displacement। क्या हो रहा है? चेंज इन पोजीशन। पहले x1 थी, फिर पोजीशन हो गई x2। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन विद पासेज ऑफ टाइम। टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है विद पासेज ऑफ टाइम। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज द अनदर डेफिनेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट? सो डिस्प्लेसमेंट इज अ काइंड ऑफ लेंथ है। हम I से F तक गए। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट? यूनिट इज मीटर, SI यूनिट। CGS में हम यूज़ करते हैं सेंटीमीटर। और अगर लार्ज डिस्टेंसेस हमें मेज़र करनी हो तो हम बात करते हैं किलोमीटर में। दिस इज़ यूनिट। नेक्स्ट हमने बात की दैट डिस्प्लेसमेंट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे हमें डायरेक्शन भी दिखानी पड़ती है, इम्पॉर्टेंट। डिस्प्लेसमेंट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर का मतलब है डिस्टेंस, डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, 0 और निगेटिव। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। 0 कैसे हो सकती है? कोई ऑब्जेक्ट A से B तक गया और B से वापस A आ गया, यानी डिस्प्लेसमेंट होती है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन भी A थी, हट फिर के वापस A तक आ चुका है, फाइनल पोजीशन भी A है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0 होगी। अगर A से B तक की डिस्टेंस 50 मीटर है और मैं बोलूँ ऑब्जेक्ट B से A तक आया है, तो वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? इसकी नेगेटिव होगी। इसके बारे में हम जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे वेक्टर की, वहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। दीज आर सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिस्प्लेसमेंट। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस। ये आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था। किसी ऑब्जेक्ट को A से B तक जाना है, वो पहले A से C तक गया, C से D तक गया, D से वापस B तक आया। सो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, और A से B तक अगर सीधा जाए दैट इज डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड distance is the actual path traveled by object in moving from initial position to final position. In moving from initial position to, hold on a second,
इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, सो दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस के बारे में कुछ पॉइंट, डिस्टेंस इज स्केलर, यानी यहाँ पे हमें डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती। डिस्टेंस इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट, व्हाट इज इट्स यूनिट? इट्स यूनिट इज ऑल्सो मीटर। इसे हम मेज़र कैसे करते हैं? मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड ओडोमीटर, जो आपको गाड़ियों के डैशबोर्ड में दिख जाएगा, जहाँ पे हमें पता चल जाता है कि गाड़ी कितनी डिस्टेंस, कितने किलोमीटर चली है। हम बोलते हैं कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली है। सो इट कैन बी मेजर्ड विद अ डिवाइस कॉल्ड ओडोमीटर। डैशबोर्ड में देखना, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट डिस्टेंस। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर यहाँ से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करें, ए से बी तक जाना था, डिस्प्लेसमेंट क्या है? बिल्कुल सीधा रास्ता, एक शॉर्टकट ए से बी तक जाने का। लेकिन डिस्टेंस क्या है? ए से सी, सी से डी, डी से बी। तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। सो हम बोल सकते हैं दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। किसी किसी केस में इक्वल भी हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट ए से सी, सी से डी, डी से बी ना जाके वो सीधा ए से बी तक चला जाता, तो दैट कैन ऑल्सो बी डिस्टेंस। सो डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अगर आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया है तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं आपको कितना समझ आया है। आज आपको क्वेश्चन देता हूँ, कल तक आप मुझे सॉल्व करके भेज दें। सॉल्व करने का कुछ नहीं है, आप वर्बली भी कर सकते हैं अगर आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया है। क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया इन अ, कुछ सर्कल टाइप है, ए से बी तक, ओ से ए तक की डिस्टेंस है 5 मीटर, ओ से बी तक की डिस्टेंस है 5 मीटर। आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखते हैं आपको कितना समझ आया है। ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया, ओ से ए की डिस्टेंस 5 मीटर, ओ से बी तक की डिस्टेंस 5 मीटर। यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ऑल द पॉइंट्स आर written here. Let us take one by one. First point is that what is distance? Distance is the actual path traveled by the object, while displacement क्या है? Displacement is the shortest distance traveled by the object. Second point, distance is a scalar physical quantity while displacement is the vector physical quantity. Next third point is distance is always positive, it cannot be negative, it cannot be zero, while displacement can be positive, it can be zero, it can be negative. Fourth point is distance is always equal to or greater than displacement. अभी हमने बात की, इसका बिल्कुल अपोजिट, displacement is always less than or equal to distance. Fifth point is distance covered by object can have many values, depends on path. For example, हमें जाना है अर्की से शिमला, तो अर्की से शिमला जाने के लिए हम बाया शालाघाट होके भी जा सकते हैं, हम बाया कुनिहार होके भी जा सकते हैं। अगर हम बाया अर्की टू शालाघाट, शालाघाट टू शिमला जाते हैं, तो जो हमारे पास पाथ फॉलोड है वो अलग है, जो हमारे पास वैल्यू आएगी, डिस्टेंस होगी, वो डिफरेंट होगी। अगर हम अर्की से कुनिहार, कुनिहार से शिमला जाते हैं, तो हमारे पास जो अर्की से शिमला तक जाने के लिए टोटल पाथ हमने फॉलो किया है वो डिफरेंट है।
वैल्यू डिफरेंट आएगी। अगर मैं पहले अर्की से दारलाघाट से शालाघाट से शिमला जाता हूँ तो वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो डिस्टेंस कैन हैव मैनी वैल्यूज़ डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड, कि कौन से पाथ से हम जाते हैं। व्हाइल डिस्प्लेसमेंट की एक ही वैल्यू होती है। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट के साथ एक स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए। इट ऑलवेज हैव यूनिक वैल्यू। द लास्ट पॉइंट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड टेल अबाउट द पाथ फॉलोड, कि कौन सा पाथ फॉलो किया गया है। वाइल जो डिस्प्लेसमेंट होती है डज नॉट टेल अबाउट द पाथ फॉलोड। दिस इज़ ऑल अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको दोनों डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। अगर ये क्लियर है तो वी कैन प्रोसीड टू द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विच वी आर गोइंग टू टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।